Hi guys, so NBE has released our college's passing percentage. So in January 2025, around 1,374 people have given FMG exam, but from that only 274 people passed, and that is less than 20%. So you should know why our passing percentage is so low, because in upcoming years you will also give FMG exam and you have to pass it in your first attempt. So hi everyone, my name is Dr. Prince Rawat. I am from UV Gulyas College of Medicine from Philippines, and I have passed my FMG exam January 2025 in my very first attempt with 174 marks. So let's discuss what you should do and what you should not do. So I'll try to speak both in English and Hindi. So first of all, divide yourself into two groups. So one are the person who has just completed their internship in February, and another who have finished their internship in June month. Okay, so both of them have different duration to prepare for FMG exam. The one who finished in February had 10 months of time to prepare for FMG exam, whereas the one who has finished in June or July, they have time of around 5 to 6 months. Okay, so अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, those who have a lot of time, they will think that we have a lot of time, and they tend to do not study frequently. They do not consistently study from their source. That is one of the problem. And the second problem with the July batch is they think they have a very less time. So वो क्या करते हैं, वो लोग हर चीज़ फटाफट करने में लग जाते हैं, एंड दे सोचते हैं कि भाई हम तो पास हो जाएंगे, बहुत ईजी एग्जाम है. तो देखो, दोनों ही अप्रोच बहुत ही खराब है. मेरे दोनों ही टाइप के फ्रेंड रहे जिन्होंने फरवरी में भी खत्म किया है, जिन्होंने जुलाई में भी खत्म किया है. अब देखो, इसमें प्रॉब्लम क्या आता है. पहली चीज होती है स्ट्रैटेजी की. जब आप एग्जाम के लिए पढ़ना शुरू करते हो, यू डू नॉट हैव एनी स्ट्रैटेजी. पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना एफर्ट देना है, दिन में कितने घंटे पढ़ना है, किसी को कुछ नहीं पता. ठीक है, सब लोग यूट्यूब पे जाते हैं, सब टॉप टीचर्स को पकड़ लेंगे, वो जो बोलेंगे वो आंख बंद करके विश्वास कर लेंगे. ठीक है, अगर ऐसा ही होता तो ये जो 1374 पीपल जो भी लोग हैं फ्रॉम आर ओन कॉलेज, वो सब ने पढ़ाई नहीं करी होगी. ऑफकोर्स सबने पढ़ाई की होगी, बट द प्रॉब्लम इज उनकी स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, सेकंड चीज ये रहती है कि वो लोग क्या करते हैं, हर वीडियो को फिनिश करने में लग जाते हैं. सपोज उन्होंने कोई एक प्लेटफॉर्म लिया है, मैरो हो गया, प्रैप हो गया, सेरिबेलम हो गया. दे विल थिंक वी हैव टू फिनिश ईच एंड एवरी वीडियो. दे विल गिव देमसेल्फ अ डेडलाइन, लाइक भाई 10 दिन के अंदर मुझे सर्जरी के सारे वीडियो खत्म करने हैं, मुझे 15 दिन में पीएसएम पूरा खत्म करना है, मुझे 10 दिन में ऑप्था ईएनटी पूरा खत्म करना है. देखो, ये अप्रोच रखोगे कभी कुछ नहीं होने वाला, फेल हो जाओगे. ठीक है, थर्ड चीज ये होती है कि दे डू नॉट इंटीग्रेट द सब्जेक्ट. सपोज एग्जाम्पल, अगर आप एनाटॉमी पढ़ रहे हो तो एनाटॉमी के साथ सर्जरी आएगी. ठीक है, सर्जरी को आपको पढ़ना है, एनाटॉमी के साथ ऑर्थो आएगा, एनाटॉमी के साथ आपको फॉर एग्जांपल कोई भी मस्कुलर स्केलेटल डिजीज आएगी. तो आपको हर चीज को इंटीग्रेट करना आना चाहिए. फिजियोलॉजी को मेडिसिन से इंटीग्रेट करो, बायोकेमिस्ट्री को इंटीग्रेट करो, माइक्रोबायोलॉजी को इंटीग्रेट करो, फार्मा करो, मैथोलॉजी करो, सबको इंटीग्रेट करो. क्योंकि अब क्या है, पैटर्न बदल गया है. जब मैं पीवाईक्यू सॉल्व करता था फ्रॉम लाइक 2018-2019, दे यूज्ड टू आस्क वन लाइनर. अभी जो मैंने एग्जाम दी 2025, दे डिड नॉट आस्क एनी वन लाइनर, लाइक दे डिड नॉट आस्क एनी डायरेक्ट वन लाइनर. So they are changing the pattern. They are now asking the clinical based question. So you should integrate subject, and you should know how to come to a diagnosis. Then you should know about the treatment. So integrate. अब फोर्थ चीज क्या होती है, they do not emphasize on the high yield topics. For example, जब मुझे पता है सर्जरी में ब्रेस्ट टॉपिक से 3 to 4 क्वेश्चन आने ही है, तो आप उसको छोड़ के बाकी सब खत्म करने में क्यों पड़े हो. आपका मेन गोल क्या होना चाहिए कि भाई मुझे पता है ब्रेस्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट इट, यू शुड पुट मोर एफर्ट इनटू दैट. तो आपको वो ज्यादा पढ़ना है. फॉर एग्जांपल, आपको पता है ईसीजी से क्वेश्चन आता है, लोग ईसीजी छोड़ देते हैं, बोले यार ईसीजी मेरे को समझ नहीं आ रहा है और मुझे पढ़ना नहीं है. भाई ईसीजी में से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं. वो ये पूछेंगे मोबिट्स टाइप 1 क्या होता है, फिर ये पूछेंगे ब्रुगाडा सिंड्रोम क्या होगा, वो बोल देंगे कि भाई एसवीटी का सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का मैनेजमेंट क्या होगा, वो ये पूछ लेंगे कि भाई हार्ट ब्लॉक में क्या फीचर्स दिखेंगे. ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं. आपको एटलीस्ट बेसिक पता होना चाहिए, और आपको ये जो हाई हील्ड टॉपिक्स है इसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए. ये मान के चलो, अगर 150 हाई हील्ड टॉपिक्स आपके पास है जिसमें से गारंटीड रहता है या प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहता है, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा, आपके 150 मार्क्स वहीं हो गए. आप ये सोचने भूल जाओ कि आपको पूरे 300 चाहिए या आपको 250 चाहिए या आपको टॉप करना. आपको ये करना ही नहीं है, आपको सिर्फ पास होना है. एफएमजी इज जस्ट अ स्क्रीनिंग एग्जाम, इट्स नॉट एन एंट्रेंस एग्जाम. सो ये भ्रम में मत रहो कि मुझे टॉप करना है. ठीक है, आपको सिर्फ पास करना है. अब जो फिफ्थ प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि भाई पीवाईक्यू कोई सॉल्व नहीं करता. सबको ये लगता है कि हाँ भाई एक कस्टम मॉड्यूल है, उसको सॉल्व करते रहो, आंख बंद करके अंधे तरीके से जो क्वेश्चन आ रहा है उसको सॉल्व कर रहे हो. भूल ही जाते हो कि भाई क्या एफएमजी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या नीट पीजी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आईएनआईसीटी के इंपॉर्टेंट है. सारे एग्जाम्स में जो पैटर्न होता है वो अलग होता है. जो टॉपिक होंगे वो तो 100% सेम है, बट वो किस तरह से पूछते हैं वो. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी बताया कि ईसीजी पूछते हैं, ईसीजी में एफएमजी में बहुत बेसिक लेवल पूछते हैं. अब यही चीज को आप नीट पीजी में ले लो. नीट पीजी में वो लोग क्या पूछेंगे, वो उसकी पैथोफिजियोलॉजी पूछ लेंगे. ठीक है, कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल जे वेव दिख रही है या ऑसबॉर्न वेव दिख रही है तो उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी. ठीक है, फिर आपको कुछ भी पूछ लेंगे कि बताओ सोडियम पोटेशियम का क्या रोल होगा, ऐसे. ठीक है, तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. तो हमेशा ये ध्यान रखो, अगर आप एफएमजी कर रहे हो तो आपका आपका जो फर्स्ट थिंग होना चाहिए वो होता है सिर्फ एफएमजी के पीवाईक्यू पढ़ो और उसको समझो कि वो किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है. नाउ द अनदर थिंग इज
रनिंग इन टू अ रैट रेस। मेरे दोस्त ने ये वाला प्लेटफॉर्म लिया, मुझे भी ये प्लेटफॉर्म लेना, मेरे ये सीनियर ने ये प्लेटफॉर्म लेके इसके हाईएस्ट मार्क आए थे, वो मुझे करना है, ठीक है। तो ये रैट रेस से निकल जाओ। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। सी फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू माई ओन एग्जाम्पल। नो मैटर आई हैव स्टडीड फॉर ओनली 2 months और 1.5 months ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन फॉर माई FMG, बट उसके पहले का तो आप देखो, जब मैं 3rd ईयर में आया था, जब मैं गुलियास कॉलेज में आया था, एट दैट टाइम आई हैड मैरो। तब मैंने सारे मेन वीडियो से पढ़ा था, मैंने कॉन्सेप्ट बिल्ड करे थे। मैरो में आई गेस अराउंड 160 वीडियोस है टोटल। मैंने वो सारे एक एक वीडियोस देखे थे अच्छे से, और वीडियो देखने से ज़्यादा मैंने उसे समझा था। मैंने अपने जो नोट्स थे उसमें मैं उसको टिक करता था, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मुझे पक्का आना चाहिए, ये इसमें ये कॉन्सेप्ट लगता है। सेम गोज टू ओबीगाइनी। आई मेड कॉन्सेप्ट फर्स्ट, I studied pharmacology. I understood what is the physiology behind pharmacological drugs, what is the pharmacokinetics, what is the pharmacodynamics of a drug. तो ये सब चीज़ें क्या कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए। ऐसा नहीं है कि बस कोई भी आपने पकड़ लिया, कोई भी सब्सक्रिप्शन पकड़ लिया और आपने ये सोच लिया कि आई विल पास। ऐसा नहीं होगा, आपको कॉन्सेप्ट तो बनाना ही पड़ेगा। बिना कॉन्सेप्ट के, बिना हाई यील्ड टॉपिक्स के आपको बहुत प्रॉब्लम होगा इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करने के लिए। सो ये अराउंड मैंने 6 पॉइंट्स बोले हैं, तो ये 6 पॉइंट्स बहुत ही क्रूशियल है टू पास योर FMG एग्जाम। नाउ one more mistake what these people have made, like I have talked to my own friends who have failed, I have talked to my seniors. मैं जब सूरत गया था एग्जाम देने के लिए, मेरे खुद के सीनियर्स, मेरे खुद के सुपर सीनियर्स वर देयर टू गिव देयर एग्जाम। इट वाज देयर सेकंड, someone had second attempt, someone had like their third attempt. So फिर एग्जाम होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद मेरी फिर से उनसे बात हुई, तो उन्होंने क्या बोला पता है? फर्स्ट टाइम फेल हो गए तो वो तो बोले कि हमने पढ़ाई नहीं करी। सेकंड टाइम फेल हो गए, तब उन्होंने दोष दिया हमारे सोर्स को कि भाई मैंने जो सोर्स लिया था वो खराब था। जो थर्ड टाइम भी फेल है उसने क्या बोला कि मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने जो सोर्स से पढ़ा था मैंने वो चेंज कर दिया। सो हमेशा जो भी आप सोर्स में से पढ़ो, चाहे वो मैरो हो, चाहे वो सेरिबेलम हो, चाहे वो प्रेप लैडर हो, चाहे कोई भी हो, डॉक ट्यूटोरियल्स हो गया, अराइज मेडिकल हो गया, मिस्ट हो गया, मिस्ट इज वेरी फेमस राइट नाउ, वो हो गया। हमेशा अपने नोट्स के ऊपर आंख बंद करके विश्वास रखो भाई कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सफिशिएंट है, इसमें से कुछ ना कुछ आएगा। मुझे 150 चाहिए 300 मार्क्स में से, आई जस्ट वांट 150 मार्क्स टू पास माई एग्जाम, दैट्स इट। एंड जो भी मैं सोर्स पढ़ रहा हूँ उसमें से ही आएगा। कभी भी ये मत करना आज मिस्ट पढ़ा है, 4 दिन बाद सेरिबेलम के कहीं से उठा लिए, उसके 10 दिन बाद के मैरो के कुछ उठा लिया, उसके बाद कर रहे हो प्रेप लैडर से कुछ उठा लिया। आप एक चीज कर सकते हो, सपोज एक सब्जेक्ट को आप अलग अलग फैकल्टी से पढ़ सकते हो कि भाई मुझे मिस्ट में मेडिसिन बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं तो मैं वो पढ़ रहा हूँ, सर्जरी का मुझे मैरो वाले सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, ओबीगाइनी के लिए मान लो प्रेप लैडर में सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप कोई सब्जेक्ट के लिए आप चेंज कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट को आप 10 अलग अलग टीचर से पढ़ रहे हो। तो ये तो अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना हो गया, फेल तो आपको होना ही है। उसके बाद लास्ट क्या प्रॉब्लम होती है, नोट्स को कंसाइज कर नहीं पाते हैं, टाइम टेबल ढंग से बना नहीं पाते हैं, लास्ट में कितने महीने में कितने रिवीजन करने वो नहीं कर पाते, और लास्ट के 10 डेज में कैसे रिवीजन करना है वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये 4 चीज़ ऐसी है ना, अगर इस पर आपने पकड़ नहीं बनाई तो यू विल फेल, दैट्स फॉर श्योर, यू विल फेल। आई एम सॉरी टू से दैट बट यू विल फेल। आप कोई भी आपके सीनियर से पूछ लो, वो आपको बोलेंगे। आप कोई भी इंटरव्यू भी देख लो, चाहे यूट्यूब पे जाओ कोई भी इंटरव्यू देख लो, दे विल से सर आई यूज टू स्टडी लाइक I have already done my 3 to 4 revisions. At the last time I was able to revise everything in the last 10 days, in last 5 days or last 7 days, anything. तो वो इतना उन्होंने स्ट्रॉन्ग अपने आप को कर लिया रिवीजन कर करके कि आप उनको कुछ भी पूछो वो फटाक से आंसर दे देंगे, ठीक है। तो हमेशा एक स्ट्रेटेजी बनाओ, एक टाइम टेबल बनाओ और एक रिवीजन के लिए एक टाइमलाइन बनाओ कि मुझे इतने टाइम में इतने रिवीजन खत्म कर लेने, और हमेशा एक हाई यील्ड टॉपिक्स के लिए मेहनत करो। ऐसा नहीं है कि एक अलग से बुक उठा ली और सारे नोट्स लिखने लग गए, वो बेवकूफ़ी है, डू नॉट फॉलो दैट। हमेशा कोई भी हैंड रिटन नोट्स है या कोई भी सोर्स से नोट्स मंगाते हो उस पर टिक कर लो कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं, दैट इज योर हाई यील्ड टॉपिक्स। एग्जाम के पहले आपको इन सब टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, और टॉपिक्स को शॉर्ट ऐसे करना है लाइक फालतू के डेटा हटा दो, और जो भी काम की चीज़ है उसको टिक करके रखो, और उसको ऐसे पढ़ो कि लास्ट 10 डेज में आपको पूरा रिवीजन कर लो। इसका भी एग्जाम्पल बताता हूँ। ECG पढ़ लिया, अब ECG में आपको सारे चीज़ों की तो आपको पैथोफिजियोलॉजी पता नहीं होनी चाहिए कि साइनस रिदम का क्या है ना, ये क्या है ना, वो क्या है। आपको ये पता होना चाहिए डायग्नोसिस कैसे बनाना है, क्लिनिकल फीचर कैसे करना है, और उसमें क्या चेंजेस होंगे, जैसे PR इंटरवल क्या होगा, QRST कॉम्प्लेक्स में क्या चेंज होगा, उसका ट्रीटमेंट क्या है, दैट्स इट, ठीक है। ये इतना छोटा छोटा सा आपको करना है। जैसे अगर आप पीडियाट्रिक्स में पढ़ रहे हो, पीडियाट्रिक्स में पता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कब होगा, न्यूबॉर्न को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा, क्यों होगा भाई, टाइप 2 न्यूमोसाइट की वजह से होगा। तो ये सब छोटी छोटी सी चीज़ है। इन सबसे क्या करें, छोटे छोटे टॉपिक्स के क्रक्स बना लो, समरी बना लो, जो आपको लास्ट में रिवीजन में बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। सो ये ऐसी सब चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। तो एक यही रीज़न है कि क्यों हमारे कॉलेज के ही लोग, हमारे खुद के कॉलीग्स, हमारे क्लासमेट, हमारे सीनियर्स पास नहीं हो पाते, वो ये सब रीज़न है, और ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रीज़न है, ठीक है। अगर ये सारे रीज़न को आप हटा दोगे और आप अपने एक स्ट्रेटेजी बना ली, एक माइंडसेट बना लिया कि मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है, तो देन यू विल डेफिनेटली पास। सो अगेन आई विल टेल यू, ये साल 1374 लोगों ने एग्जाम दी थी, एंड ओनली 272 पीपल पास फ्रॉम यूवी गुलियास कॉलेज ऑफ फिलीपींस, लेस देन 20% पासिंग रेट। एंड हर कोई जिन्हें
पास आउट हुए हैं वो सब लोग पढ़ाई करते हैं, बट स्टिल दे आर फेलिंग। उसका रीज़न है। तो इस एग्जाम को लाइटली मत लो। अगर आप थर्ड ईयर में हो, यू हैव अ वेरी गुड चांस, यूज़ योर थर्ड ईयर वेरी वाइसली, क्योंकि थर्ड ईयर में हमारे अपने कॉलेज में GCM में सारे मेजर सब्जेक्ट है, मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, ऑब्स गाइनी हो गया। तो ये आपके पास गोल्डन चांस है कि इसी वक्त आप सारे कॉन्सेप्ट बना लो, कॉन्सेप्ट समझ लो। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना, तो उसके बाद जब आप प्रिपरेशन करोगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको खुद को लगेगा कि ये सब चीज़ें तो मुझे पहले से आती हैं। अगर आप इंटर्नशिप में जा रहे हो तो इंटर्नशिप में आई अंडरस्टैंड, इवन आई हैड इंटर्नशिप फ्रॉम गलियारिस हॉस्पिटल बोहल। टाइम बिल्कुल नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो इतना थक जाते हो कि वो दिमाग लग नहीं पाता। अगर स्टिल यू आर वेरी स्मार्ट एंड बहुत ही टॉप नॉच इंसान हो और टाइम निकाल के पढ़ रहे हो, तो एटलीस्ट जो मोस्ट कॉमन आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट रिपीटेडली टॉपिक्स होते हैं, वो पढ़ो। जैसे मैं अभी यूट्यूब वीडियोस में मैं सिर्फ वही अपलोड करता हूँ विच इज़ मोस्ट रिपीटेडली। अगर आप मेरे शॉर्ट्स में देखोगे, मोस्ट रिपीटेडली टॉपिक्स के मेरे आई गेस 20-25 मैंने वीडियोस डाल दिए हैं। सर्जरी के मैंने सारे वीडियोस डाल दिए जो आपको पता होनी ही चाहिए। वो ऐसी चीज़ है, इसको आप भूल नहीं सकते। उसको मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में करा है, उसको बहुत समराइज किया है कि वो ऐसा है कि आप अगर उसको 1 घंटे में भी पढ़ना चाहोगे तो आप 1 घंटे में पूरी सर्जरी खत्म कर सकते हो। ठीक है, सारे वीडियो देखने के बाद अराउंड 6 वीडियो से 2x पे भी देखोगे तो 3-4 घंटे में सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये है बेयर मिनिमम ऑफ सर्जरी। और इस बेयर मिनिमम में से भी मैं गारंटी लेता हूँ आराम से 10-12 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। ठीक है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी आए, क्योंकि जब मैंने सर्जरी की एग्जाम दी थी तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे और सर्जरी के बदौलत ही मैं पास हुआ, क्योंकि मैंने सर्जरी, OB-GYN, PSM एंड मेडिसिन, ये 4 सब्जेक्ट मैंने सबसे पहले पकड़े थे। उसके अलावा ENT, ऑप्था, ऑर्थो, एनेस्थीसियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, इसको मैंने हाथ भी नहीं लगाया था। मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, बस ऊपर से देख लिया कि हाँ ये टॉपिक है, इसको पढ़ लो। हमारा गोल ये है अभी एग्जाम पास होना। उसके बाद इंडिया में आके आपको फिर से इंटर्नशिप करनी है, आपको हर चीज़ फिर से सीखनी है, आपको हर चीज़ फिर से करनी है। तो एग्जाम पे ज़्यादा ध्यान दो, सीख तो आप कहीं पे भी जाओगे। ठीक है, तो ये दिस इज माई फाइनल एडवाइस टू ऑल माई जूनियर्स हु इज गोइंग टू अपीयर फॉर FMG एग्जाम। डू नॉट मेक दिस वीडियोज एंड अंडरस्टैंड द रीजन वाई सो लेस पीपल आर पासिंग दिस एग्जाम। ठीक है, सो चूज योर स्ट्रेटेजी वाइजली, चूज योर सब्सक्रिप्शन और प्लेटफॉर्म वेरी वाइजली, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। एंड स्टिल यू हैव एनी डाउट, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे पर्सनली मैसेज करो। अगर मुझसे सॉल्व नहीं होता तो मेरे और भी फ्रेंड्स है हु हैव स्कोर्ड मोर देन मी। मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिसने 200+ स्कोर किए। आई विल लेट यू टॉक टू देम। वो तुमको और अच्छे से गाइडलाइन देंगे अगर तुम्हें मुझसे समझ नहीं आ रहा है तो ये चीज़ तो दिमाग से निकल लो कि भाई हम अकेले हैं, हमको कुछ पता नहीं है, डर लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो सब चीज़ भूल जाओ। तुम्हारे हेल्प के लिए हर कोई है। ठीक है, जिस तरह से हमने हमारा FMG एग्जाम निकाला वो हमारा मन जानता है। कितना मैं कहूँ, अगर मैं मेरा पर्सनली बात करूँ तो मैं 8 आवर्स से लेके 11-11 आवर्स में पर डे पढ़ता था। इतना पढ़ता था कि बैक एक होने लग गया था। मैं क्या, मेरे बहुत से दोस्तों को सेम प्रॉब्लम होने लग गई थी। उसका रीज़न ये था कि हमारे पास ड्यूरेशन बहुत कम था। हम अगस्त में घर आए थे, 1 महीना तो फैमिली के साथ सेट होने में लग जाता है। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने आप पढ़ पाते हो। ठीक है, 4 महीने में आप पूरे सारे सिलेबस खत्म करोगे, उसमें सारे रिविजन करोगे, PYQs करोगे, फिर बाद में तुमको बर्नआउट फील होगा, तुमको सेल्फ डाउट होगा, ये सब चीज़ें बहुत कुछ होगी। तो बेस्ट ये है किसी से बात करो, कोई भी अच्छे सीनियर से बात करो, वो आपको गाइड करेगा। और आपका यही गोल होना चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम पास कर लो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ये सब बातें सुनने के लिए। एंड आई होप इवन आई कैन चेंज एटलीस्ट 1% फ्रॉम माई व्यूअर्स, कि वो लोग हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाए। मेरा बस यही गोल है कि भाई तुम सब पास हो जाओ, तो यू नो एक अच्छा फेटर्निटी बन सके अपने एज ए MBBS डॉक्टर का। एंड बस मेरा यही गोल है, इसलिए मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। एंड आई वुड लाइक यू टू शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो भी मैंने कहा बहुत दिल से बात कही है मैंने। अपने जो भी सीनियर है जो फेल हो गए या जो अभी फिर से एग्जाम देंगे उन्हें शेयर करो। आपके थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट है जो आपके क्लास में उन्हें शेयर करो। जो लोग जो इंटर्नशिप कर रहे हैं उन्हें शेयर करो। एंड उन लोग को तो खास करके शेयर करना जिनका इंटर्नशिप खत्म होने वाला है। भाई अगर अभी नहीं समझे ना तो रो पड़ोगे, सही बोलता हूँ। एग्जाम का रिजल्ट आएगा ना, उस दिन आंसू भी ढंग से नहीं निकलेंगे, इतना बुरा लगेगा। और पहली बार जब फेल होते हैं ना तो दूसरी बार और हालत खराब हो जाती है। दिमाग इतना खराब होता है कि मैं बता नहीं सकता। मेरे दोस्तों के हालत में देखता हूँ, मैं मिलने भी जाता हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि क्या चल रहा है उनके दिमाग में। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम पास करना, इसी को गोल बनाओ। तो अगेन लास्ट टाइम थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा एंड जो भी मेरी गाइडेंस है मैं देता रहूँगा। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाय बाय।